So this is lecture number 8th of fluid mechanics, and in this part we are going to start with hydrostatic. ठीक है, और फिर इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे यूट्यूब का कॉन्सेप्ट. आपको पता है यूट्यूब का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम यूट्यूब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 8. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके, और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं. देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है अ स्मॉल बॉल इज लेफ्ट इन अ विस्कस फ्लूइड इन टॉल कंटेनर फ्रॉम लार्ज हाइट, करेक्ट ग्राफ ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे पूछा है कौन सा सही है जब आप एक बॉल को एक लार्ज हाइट से आप ड्रॉप करते हैं. देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था. टर्मिनल वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक कंटेनर में एक बहुत कम हाइट से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आपको पता है कुछ देर के बाद इस बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा. उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा. पर अब बोला है एक लार्ज हाइट से आप छोड़ रहे हैं, तो लार्ज हाइट से छोड़िएगा तो जब तक बॉल यहां पहुंचेगा तब तक बॉल के पास ग्रेविटी के कारण कुछ वेलोसिटी आएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं होगा. ठीक है, और ग्राफ क्या होगा? ग्राफ बेसिकली फिर जैसे जैसे आएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और कांस्टेंट होगा और आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. तो ये स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता. इसमें देखिए वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है, तो हमेशा ये देखिए फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगा और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो सी ग्राफ विल बी द करेक्ट वन. अब हम बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में. फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट पे है, या आप बोल दीजिए कि कंटेनर के एस्पेक्ट पे फ्लूइड रेस्ट पे है. क्योंकि अभी हम यहां पे कुछ ऐसे केस भी पढ़ेंगे जहां पे कंटेनर को हम एक्सेलरेट करवाएंगे, चाहे ऊपर एक्सेलरेट करवाएंगे, चाहे नीचे, चाहे लेफ्ट या राइट. तो उस केस में भी फ्लूइड जो है कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट होगा. तभी हम बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में. ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए. कॉन्सेप्ट क्या है? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. क्या कहता है कि अगर आप एक कंटेनर में जो लिक्विड है एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, तो इस एलिमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब रैंडम मोशन कर रहे होंगे. इसके पास इंटरनल एनर्जी होगा, प्रेशर एनर्जी होगा. और अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, डीए एरिया, तो ये सारा मॉलिक्यूल इस डीए एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, और यही जो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया है उसी को हम प्रेशर बुलाते हैं. ठीक है, तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए ये क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, तो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट पे भी जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, वो परपेंडिकुलर लगेगा. इस सरफेस पे देखिए परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, एंड सिमिलरली इस सरफेस पे परपेंडिकुलर. ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है. बस यही पॉइंट आपको याद रखना है. अब मान लीजिए आपके पास कंटेनर है और हम 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये. इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 डाल देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 2. तो आपसे पूछा है प्रेशर एट 2 बताइए, तो आपको पता है कि प्रेशर एट 2 क्या हो जाएगा? प्रेशर एट 1 पॉइंट प्लस रो जी एच. कितना हाइट नीचे आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो, और रो क्या है? हाँ, बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका डेंसिटी. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए. कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप 4 कंटेनर ले रहे हैं और चारों कंटेनर का देखिए जो शेप है और जो साइज है वो अलग अलग है. ठीक है, तो उसमें जो लिक्विड का क्वांटिटी है वो भी अलग अलग होगा. तो आपको पता है कि अगर हम बॉटम पे प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं और ऊपर से P0 लग रहा है, सब में देखिए P0 लग रहा है, तो बॉटम पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच. यहां जो रो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है. अब देखिए जो बॉटम पे प्रेशर है ये तो कांस्टेंट है. बॉटम पे जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है. अगर लिक्विड सेम होगा यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम हो जाएगा, तो प्रेशर एट बॉटम वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है. वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कंटेनर का शेप क्या है, साइज क्या है.
तो अगर आप प्रेशर एट बॉटम की बात करते हैं तो सब में सेम प्रेशर लगेगा। कब? जब लिक्विड सेम हो और सेम हाइट पे बात कर रहे हैं। तो सेम हाइट पे प्रेशर एट ए विल बी प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, इररेस्पेक्टिव कि बेसिकली लिक्विड जो बेसिकली कंटेनर है उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको बोला है कि दो वेसल्स है ए और बी, और इसका जो बेस का एरिया है वो सेम है, एरिया सेम है। तो आपको पता है जो फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया। अगर एरिया सेम है तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। अब आपसे बोला है कि रेशियो ऑफ लिक्विड थ्रस्ट मतलब फोर्स ही पूछा है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड एट द बेस ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी। अब देखिए दोनों कंटेनर में सेम हाइट पे आपसे प्रेशर पूछा है, बेसिकली फोर्स पूछा है। तो इररिस्पेक्टिव की कंटेनर का क्या शेप है, कंटेनर में कितना लिक्विड है, अगर डेंसिटी सेम है, हाइट सेम है, तो आपको पता है प्रेशर एट बॉटम सेम होगा। अगर प्रेशर एट बॉटम सेम होगा, एरिया पहले से बॉटम का सेम था, तो फोर्स भी सेम होगा, यानी इन दोनों का रेशियो 1:1 आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। हमने बोला था अभी आपको कि अगर आप कंटेनर का शेप और साइज कुछ भी लेते हैं, कंटेनर में सेम लिक्विड डालते हैं, सेम हाइट पे बॉटम पे जो प्रेशर होता है वो सेम आता है, यानी प्रेशर इन तीनों में सेम होगा। ठीक है, प्रेशर इन तीनों में सेम होगा, यानी बॉटम पे प्रेशर सेम होगा, क्योंकि बॉटम का एरिया भी सेम है तो बॉटम पे प्रेशर सेम होगा। लेकिन केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है कि जो नेट फोर्स है कंटेनर पे लिक्विड के द्वारा वो कौन लगाएगा सबसे ज्यादा फोर्स। तो अब आप देखिए इस कंटेनर पे जो फोर्स होगा, अगर आप बेसिकली लिक्विड का एक छोटा सा पार्ट का एफबीडी बनाते हैं तो आपको पता है नीचे लगेगा mg फ्लूइड का वेट, और ऊपर लगेगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड बाय कंटेनर। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप कंटेनर विल बी इक्वल टू mg। तो ये जो फोर्स है ये देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है। आप इस दोनों कंटेनर में चेक करिए कि किस कंटेनर में मास ऑफ वाटर ज्यादा है। तो इस कंटेनर में मास ऑफ वाटर ज्यादा है तो इस कंटेनर पे फोर्स ऑन कंटेनर बाय द फ्लूइड इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका। प्रेशर दोनों का सेम होगा क्योंकि एरिया सेम है, डेंसिटी सेम है, सेम हाइट पे पूछा है, पर फोर्स इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसमें मास ज्यादा है, इसमें कम होगा क्योंकि इसमें मास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लार्ज बबल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, बॉटम से वो सरफेस की ओर जाता है, ठीक है, बॉटम से सरफेस की ओर जाता है तो उसका रेडियस डबल हो जाता है 2r के बराबर। और आपको इस क्वेश्चन में एक और कैच है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यानी पी एटमॉस्फेरिक पी एटीएम वो इसके टर्म में दिया है इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट। किसके टर्म में दिया है? इक्वल टू दैट ऑफ वाटर हाइट, कॉलम ऑफ वाटर हाइट h। यानी आपको पी एटमॉस्फेयर इस लाइन को जब भी आप देखिए तो पी एटीएम आप रो जी एच डालिएगा, रो जी एच, क्योंकि हाइट h लिया है तो कैपिटल H। बस इस लाइन का यही मतलब है कि पी एटमॉस्फेरिक आपको इसके टर्म में दिया है और आपको बोला है कि आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आप यहां पे P1 V1 लगाइए, यहां पे P2 V2 को इक्वल कर दीजिए। यहां पे प्रेशर, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? बॉटम पे प्रेशर हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक, यानी यहां पे प्रेशर प्लस रो जी एच, एच नॉट हाइट है, ठीक है, एच नॉट हाइट है, तो यहां से हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच नॉट, और P एटमॉस्फेरिक आपको गिवन है रो जी कैपिटल H, और यहां से वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फिर जब यहां पे बबल पहुंचा तो यहां पे P एटमॉस्फेरिक लगेगा, वही रो जी कैपिटल H, और यहां पे जो वॉल्यूम होगा 4/3 R, यानी 2R हो गया, तो 2R का क्यूब। यहां से आप H नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए और कैसे कैलकुलेट किया वो समझ में आना चाहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट सुनिए, हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू फ्लूइड।
यानी इस फ्लूइड के कारण जो इस वॉल पे नेट फोर्स लगेगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप कहीं से इस वॉल पे प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए और वॉल का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो हमें नेट फोर्स आ जाएगा। तो अब देखिए इस वॉल पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस वॉल पे जो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो होगा एवरेज प्रेशर, और वो इंटीग्रेशन से आता है, छोटा सा हम एलिमेंट मान के चलते हैं। पर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहां पे जो एवरेज प्रेशर होगा यहां पे, दैट एवरेज प्रेशर विल बी रो जी एच बाई टू। यहां पे अगर हाइट कैपिटल एच है तो एच बाई टू, और इसका जो एरिया होगा दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू एच। ऐसे निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करिएगा, पहले पी एवरेज निकालिएगा। पी एवरेज मतलब रो जी एच, यहां जो डिस्टेंस होगा वो मिड से लेंगे, सेंटर से लेंगे एच बाई टू, और फिर एरिया निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। आता कैसे, इंटीग्रेशन से। सो नेट फोर्स विल बी रो जी एच बाई टू इंटू एल एच। जैसे मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर बोला और नेट फोर्स बोला है वॉल पे, बताइए ड्यू टू फ्लूइड, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, पी एवरेज इंटू एरिया। ये जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर है उसका लेंथ होगा एल, एरिया होगा एल स्क्वायर, और ये लेंथ अगर एल है तो यहां पे एवरेज प्रेशर क्या होगा, रो जी एल बाई टू, क्योंकि हाइट लेंगे सेंटर से तो एल बाई टू, तो यहां से नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, पी एवरेज यहां पे लेंगे। पर ये ट्राइंगल पे नहीं लगा सकते क्योंकि ट्राइंगल का एरिया अलग अलग करना होगा, तो यहां पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। पर अगर आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिया है तब हम ये लगा सकते हैं पी एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, लिक्विड को एलिवेटर में ले जाते हैं, तब एलिवेटर या तो ऊपर एक्सेलरेट कर सकता है या नीचे एक्सेलरेट कर सकता है। तब बेसिकली प्रेशर मान लेते हैं इस कंटेनर को हमने एलिवेटर में ले गया, तो आपको पूछा है कि प्रेशर एट 2 बताइए, तो अभी भी फॉर्मूला यही यूज करेंगे, प्रेशर एट 2 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 1 प्लस रो जी एच। पर यहां जो जी है वो जी इफेक्टिव लेंगे। अब जी इफेक्टिव अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए जो बेसिकली लिफ्ट है वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा, तो यहां जी के जगह जी इफेक्टिव डाल देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और ये कंटेनर रेस्ट पे है, तो आपको पता है इस लिक्विड सरफेस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ भगाते हैं, तब जो इस लिक्विड का फ्री सरफेस है वो कुछ ऐसे अलाइन हो जाता है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। और याद रखिएगा यहां पे tan थीटा होता है जिस एक्सेलरेशन से कंटेनर को मूव कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंटेनर को एक्सेलरेट करवा रहे हैं राइट में तो यहां पे जो थीटा है tan थीटा दैट विल बी a अपॉन जी। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक क्यूबिकल कंटेनर है और इसको हमने स्लोली एक्सेलरेट किया है g/5 से। तो आपसे पूछा है देन फाइंड फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल कम आउट ऑफ द कंटेनर। मतलब जब आप कंटेनर को एक्सेलरेट करवाइएगा तो देखिए कंटेनर का जो फ्री सरफेस है वो कुछ ऐसा अलाइन होगा, तो यहां का जो वाटर है ये बाहर जाएगा। अब ये वाटर कितना बाहर गया, इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम लिक्विड का बाहर गया वही बताना है। तो जब आप इस कंटेनर को एक्सेलरेट करवाएंगे तो इस कंटेनर का फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा। लेंथ आपको ये एल गिवन है और ये जो लेंथ मान लेते हैं कि जितना बेसिकली लिक्विड बाहर गया वो है स्मॉल एच। तो यहां से आप tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि स्मॉल एच अपॉन एल। और आपको पता है tan थीटा होता है a बाई जी के बराबर, तो यहां से h अपॉन एल हो गया a बाई जी, एक्सेलरेशन कितना है g/5, तो g/5 अपॉन जी, तो ये आ गया 1/5। तो यहां से जो h हाइट है वो आ गया l/5। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपके पास आ गया कि ये जो हाइट जितना वाटर का लिक्विड बाहर गया है वो है l/5, ठीक है।
अब आपको निकालना है वॉल्यूम कि कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम बाहर गया है। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया आप लीजिएगा, इस ट्राइंगल का एरिया लीजिएगा, तो एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये है बेस, ये है बेस, ये है हाइट, तो हाफ बेस और हाइट हो गया L/5 और लेंथ है टोटल L। तो यहां से वॉल्यूम आ गया कितना L, यहां से वॉल्यूम आ गया L³/10। अच्छा, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या होता है, कितना वॉल्यूम निकला डिवाइडेड बाय पहले कितना वॉल्यूम था। तो कितना वॉल्यूम निकला L³/10, पहले कितना वॉल्यूम था L, इसका वॉल्यूम होगा L इंटू L, यानी कि L³। L³ से L³ कैंसिल, तो ये 1/10 जो है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल कम आउट ऑफ द कंटेनर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ U-ट्यूब। देखिए स्टैटिक फ्लूइड, अगर स्टैटिक फ्लूइड है इसमें तो प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल बी इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिए, इसको लगाना आना चाहिए। मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन में इस U-ट्यूब में पानी भरा हुआ था, ठीक है, और ये हमने इनिशियल लेवल माना है। फिर हमने क्या किया, इस एंड से ऑयल डालना इसमें स्टार्ट किया। जब हम ऑयल डालेंगे तो ये ऑयल क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, और मान लेते हैं कि इस इनिशियल लेवल से वाटर जो है h हाइट, स्मॉल h हाइट नीचे चला गया। तो सिमिलरली यहां पे वाटर h हाइट ऊपर राइज करेगा। ये इनिशियल लेवल था, तो h हाइट ऊपर वाटर यहां से राइज किया। तो अगर ये h हाइट है तो ये भी h हाइट होगा, ये भी h हाइट होगा। अब यहां पे लगाना है, आपको रेफरेंस लेवल चूज करना पड़ेगा। आप रेफरेंस लेवल वही चूज करिएगा जो बेसिकली नीचे सेम लिक्विड का होना चाहिए। तो ये रेफरेंस लेवल A, इसको B, और सेम रेफरेंस लेवल पे आपको पता है प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर होगा रो ऑफ ऑयल G और स्मॉल h, और यहां पे प्रेशर होगा रो ऑफ वाटर, क्योंकि सिर्फ वाटर है, G इंटू 2H। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको बोला है कि इनिशियली U-ट्यूब में वाटर भरा हुआ था, फिर हमने क्या किया, एक एंड से ऑयल डालना स्टार्ट किया, और जैसे ही ऑयल हम पोर करते हैं तो देखिए इनिशियल वाटर का लेवल यहां तक था, देखिए, तो वाटर जो है 25 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस हो गया, तो वो वाटर 25 सेंटीमीटर ऊपर आगे आएगा। ठीक है, तो ये अगर 25 है और यहां पे हम इसको हम मानेंगे रेफरेंस लेवल, तो ये 25 है तो ये 25 होगा, और फिर इतना ऊपर 25 गया तो इतना ये 25 होगा। और आपको बताना है कि यही हाइट की कितना ऑयल जो है वाटर लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो करना क्या है, इस दोनों पॉइंट पे सेम लिक्विड पे हमने रेफरेंस लेवल चूज किया है, तो इस दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा, यानी प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B। पहले आप प्रेशर एट A निकालिए, तो प्रेशर एट A क्या हो जाएगा, रो GH, यहां हाइट देखिए कितना है, हाइट है 50 प्लस H। रो क्या लेंगे, यहां पे ऑयल भरा हुआ है तो यहां पे रो लेंगे, रो ऑफ ऑयल इंटू G, तो ये आ गया प्रेशर एट A। तो प्रेशर एट A देखिए इतना आ गया 50 प्लस H, रो ऑफ ऑयल इंटू G। प्रेशर एट B कितना आएगा, सिर्फ वाटर है तो वो आ जाएगा रो ऑफ वाटर 25 दूना 50 इंटू G। अब इस दोनों को इक्वल कर देंगे, इस दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर PATM भी लिखना होगा तो आप उसको काट सकते हैं और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, फिर मैं आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक U-ट्यूब है जिसमें आपको दो लिक्विड है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे, एक तरफ है ऑयल और एक तरफ है देखिए वाटर। ठीक है, राइट कॉर्नर में वाटर है, वाटर का डेंसिटी आपको गिवन है, और इस ऑयल का जो डेंसिटी है वही हमको कैलकुलेट करना है जो कि लेफ्ट आर्म में है, और इस L का वैल्यू है 135 मिलीमीटर एंड जो इस D का वैल्यू है वो है 12.5 मिलीमीटर। अब आप देखिए यहां पे इसको हम रेफरेंस लेवल मानेंगे क्योंकि एक ही लिक्विड पे रेफरेंस लेवल मानना है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट A, इसको बुलाते हैं पॉइंट B। ठीक है, अब प्रेशर एट पॉइंट A लिखिए, प्रेशर एट पॉइंट A क्या होगा, रो GH। ये हाइट कितना लेंगे, यहां से हाइट लेंगे और रो ऑफ ऑयल लेंगे इंटू G इंटू हाइट लेंगे D प्लस L। ठीक है, अब प्रेशर एट B लिखिए, प्रेशर एट B कितना हो जाएगा,
हाँ, प्रेशर एट बी हो जाएगा रो जी एच, यहां पे रो ऑफ वाटर लेंगे इंटू जी इंटू हाइट इस एल के बराबर लेंगे, क्योंकि वाटर का हाइट इतना ही दूर है, देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। फिर इस दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास ये बेसिकली आपके पास डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको पता है, इस एल का वैल्यू भी आपको पता है, जी आप 9.8 यूज करिएगा, डी और एल दोनों पता है, तो यहां डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा।